बेटा आज हम ज्योग्राफी का 9th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखिए बच्चों, आज हम इस चैप्टर के अंदर जो व्यापार है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो व्यापार है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही ईजी है, बहुत आसान है और मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। तो इस चैप्टर के अंदर देखिए बेटा हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले तो जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं इसके रूप। ये लाभदायक भी और हानिकारक भी किस प्रकार से है वो देखेंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर पतन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप सभी बच्चों को ध्यान से देखना है ताकि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। ओके बेटा, देखिए हमारा जो चैप्टर है उसके अंदर क्या बताया गया है। सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए, जो ये व्यापार शब्द है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन से चैप्टर के अंदर? जो व्यापार है बेटा क्या ये तृतीयक क्रियाकलाप के अंदर आता है, जो हमने 7th चैप्टर में जो तृतीयक और चतुर्थ जो क्रियाकलाप था उसके अंदर हमने पढ़ा था। तो इसके अंदर व्यापार क्या होता है, देखो इसके नाम से ही पता लगता है। जब वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, लेन देन किया जाता है, तो वो क्या व्यापार कहलाता है। ये आप सभी को पता है, इसे इंग्लिश में बिजनेस बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या है, सेवाओं का आदान प्रदान होता है। मतलब हम दुकान पर जाकर क्या है, जो भी हमें चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ हम पैसे देकर उस चीज़ को हम खरीद लेते हैं। तो इसके अंदर एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है, दोनों ही पक्ष इसके अंदर होते हैं। और इसके अंदर कुछ कई स्थानों पर क्या है, मतलब विनिमय होता है बेटा, लेन देन करना, व्यापार करना। तो जो ये व्यापार है वो दोनों ही पक्ष के लिए एक समान रूप से लाभदायक होता है। अब देखिए जो व्यापार है वो 2 लेवल पर किया जाता है, 2 स्तर पर किया जाता है। कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। राष्ट्रीय व्यापार कौन सा होता है? जो अपने ही देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य को किया जाता है, वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय व्यापार। लेकिन हमारा चैप्टर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का है। तो इसके भी नाम से पता लग रहा है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखिए क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है जब हम अपने देश से दूसरे देश के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। उसके अंदर हम अपने देश के अंदर नहीं करते, अपने देश से बाहर जाकर दूसरे देश के साथ जब हम व्यापार करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम उस चीज़ के लिए हम क्या है, दूसरे देश से उस चीज़ को मंगवाते हैं, तो वही अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो व्यापार होता है वो कहलाता है। अब पुराने समय में क्या होता था बेटा? आदिम समाज का मतलब जो पुराना समय था, पुराने समय के अंदर जो व्यापार का शुरुआत का जो रूप था वो क्या था? विनिमय व्यवस्था थी। अब देखिए विनिमय क्या होता है, विनिमय में क्या होता है बेटा? इसे इंग्लिश में बार्टर सिस्टम कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बार्टर सिस्टम, 8th क्लास में भी था, 9th में भी था, 10th में भी था। तो इसका अंदर देखिए क्या होता है, इसमें पैसों का लेन देन नहीं होता है। विनिमय व्यवस्था के अंदर क्या होता है, इसमें वस्तुओं का ही लेन देन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों से ही दे रही हूँ। जैसे आप लोग सभी क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने किसी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको नोटबुक की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है। ये छोटा सा एग्जांपल है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। तो अब आपको क्या है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब आप लोग का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, आप लोग फार्मर हो, आप किसान हो, तो आपके पास क्या है, अब वो स्टडी मटेरियल बुक्स खरीदनी है आपको। अब वो बुक्स वगैरह खरीदने के लिए आपके पास क्या पैसे नहीं हैं। तो पुराने समय में क्या होता था, जैसे आपके पास क्या है, गेहूं है, आप क्या है, कृषक हो, किसान हो, आपके पास गेहूं है और आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? बुक्स की ज़रूरत है आपको, नोटबुक्स की, पेन पेंसिल की। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप अपने घर से गेहूं लेकर जाओगे और आपको जहाँ से बुक्स वगैरह खरीदनी है आप वहाँ जाकर क्या है, उन्हें गेहूं दे दोगे और बदले में आप अपनी बुक्स वगैरह उनसे ले लोगे। तो इससे क्या है, दोनों की ही पूर्ति हो गई है। उनको क्या है, गेहूं की ज़रूरत थी, उन्हें भी पैसा नहीं लगाना पड़ा, और आपको बुक्स की ज़रूरत थी तो आपको भी पैसा नहीं लगाना पड़ा, और दोनों की ही ज़रूरतें पूरी हो गई। तो पुराने समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। पुराने समय में क्या ये जो
इसे विनिमय प्रणाली कहा गया था। इसके अंदर क्या वस्तुओं का ही आदान प्रदान होता था, इसके अंदर क्या है पैसे नहीं दिए जाते थे। तो इसके अंदर आपकी बुक में दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, मैंने आपको आपके तरीके से इसको समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा। इस डायग्राम में देखिए बेटा, इसमें यही बताया गया। देखो इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम के अंदर ये 2 लेडीज़ हैं। ओके, इसके अंदर देखिए इसके पास भी क्या है, ये वस्तुएं हैं, और देखिए इसके पास भी अपनी अलग से वस्तुएं हैं। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, अपनी वस्तुओं का ही आदान प्रदान कर रही हैं, इसमें पैसे नहीं दे रही हैं। ये अपनी चीज़ इसको दे देगी और ये अपनी चीज़ इसको दे देगी, दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। समझ में आ गया बेटा? ये होता है, इसे विनिमय व्यापार कहा जाता है, जिसके अंदर पैसे का लेन देन नहीं होता है। ओके, आगे अब देखिए, जैसे जैसे रुपया या अथवा मुद्रे का जो आगमन हुआ, उसके साथ ही जो विनिमय व्यवस्था थी वो दूर हो गई। क्योंकि पुराने समय में क्या, जब रुपया मुद्रा वगैरह नहीं थी, तो उस समय क्या है, वस्तुओं का ही आदान प्रदान करके लोग अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन जब रुपये का या मुद्रा का आगमन हो गया, तो क्या है, जो विनिमय व्यवस्था थी, जो विनिमय प्रणाली थी, उसको दूर कर लिया गया। अब क्या है, धीरे धीरे करके क्या है, जो चीज़ें थी वो पैसों के द्वारा खरीदी जाने लग गई थी। अब इसके अंदर एक पॉइंट और दिया गया बेटा, सैलरी। देखिए एक वर्ड आया इसके अंदर, सैलरी। ये हम सभी को पता है, आप लोगों को पता है सैलरी क्या होती है। जब मेहनत की जाती है, मजदूर है या कोई भी वर्ग है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो जिस तरीके से अपना कार्य करता है, जिसके अंदर जितनी कौशल होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या वो अपना कार्य करता है, तो उसे क्या बदले में उसका मेहनताना दिया जाता है, उसे पैसे दिए जाते हैं, जिसे सैलरी कहा गया है। तो जो सैलरी शब्द है वो लैटिन भाषा के सैलेरियम शब्द से बना है, जिसका पुराने समय में अर्थ क्या होता था, नमक के द्वारा भुगतान। तो देखिए बेटा, इसमें नमक के द्वारा भुगतान इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि पुराने समय के अंदर जो नमक था वो समुद्र के जल से जो नमक बनाना नहीं आता था किसी को भी, तो वो क्या है, सिर्फ सबसे पहले जो शुरुआत में क्या है, केवल खनिज से ही नमक बनाया जाता था। और जो खनिज से जो नमक बनाया जाता था वो बहुत ही मुश्किल से बनता था, दुर्लभ होता था, बहुत खर्चीला था, मतलब बहुत ही कॉस्टली पड़ता था। और इसी वजह से क्या है, जो भुगतान का एक माध्यम बना दिया गया, नमक का भुगतान, इसे नमक का भुगतान कहा गया था। क्योंकि उस समय क्या है, नमक बहुत मुश्किल से मिलता था। उसके बाद तो देखो समुद्र से के जल से नमक बनाना जब लोगों ने सीख लिया, तो वो तो क्या है फिर बहुत आसान हो गया था। क्योंकि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, मोस्टली समुद्र ही समुद्र हैं। और जब समुद्र से नमक बनाना आ गया, तो क्या है, वो जो खनिज का जो नमक था वो इतना दुर्लभ फिर नहीं रह गया था, इतना मतलब मुश्किल नहीं लगता था। फिर सब लोग क्या है, समुद्र से ही नमक निकालना सीख गए थे। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। इतिहास क्या होता है बेटा, इसकी हिस्ट्री, इसका बैकग्राउंड। अब जो इंटरनेशनल जो व्यापार है, बिजनेस है, उसके पीछे क्या इतिहास है, मतलब कितने पुराने समय से चला आ रहा है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो पुराने समय में क्या होता था बेटा, जो लंबी दूरी का जो व्यापार होता था उसको करना बहुत ही मुश्किल होता था। क्योंकि पहले कोई साधन वगैरह तो थे नहीं, सिर्फ जहाज चलते थे, पानी के जहाज चलते थे, और एरोप्लेन, रेल लाइन वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो इतने जो लंबी दूरी के जो व्यापार करने होते थे वो बहुत ही मुश्किल हो जाते थे। और पहले क्या था, लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था। जो गरीब लोग थे वो तो क्या सारा, मतलब जो मोस्टली जो उनके पास जो पैसा था वो क्या है, या तो खाने पीने की चीज़ों पर या अपने कपड़ों पर ही खर्च करते थे। लेकिन जो धनी लोग थे, केवल वही आभूषण वगैरह, जो गहने ज्वेलरी वगैरह आती है, उसके ऊपर अपना पैसा खर्च करते थे। तो धीरे धीरे क्या है, जैसे जैसे समय बदलने लगा, तो जो विलास की जो वस्तुएं थी, विलास की वस्तुएं होती, जो हमारी उसकी भोग की जो वस्तुएं होती हैं, उनका व्यापार आरंभ होने लगा। मतलब पहले तो सिर्फ क्या भोजन, खाने पीने की चीज़, वस्त्र का ही सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, उन्हीं का व्यापार होता था। अब उस समय क्या है, जो रेशम था, रेशम बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो रेशम का जो मार्ग था वो लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण था। मतलब 6000 किलोमीटर लंबे रास्ते से रोम को चीन से जोड़ता था। जो रेशम मार्ग था वो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के ऊपर होता था, रोम और चीन के बीच में होता था। उसके बाद धीरे धीरे जो व्यापारी थे वो भारत, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन, बहुमूल्य धातुओं का भी क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। मतलब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया, हर चीज़ के अंदर परिवर्तन आते चले गए। उसके बाद क्या हुआ बेटा, 12वीं और 13वीं जो शताब्दी आई, उसके अंदर यूरोप का जो व्यापार था उसका विकास हुआ। और धीरे धीरे क्या है, समुद्रगामी युद्धपोत, यानी कि समुद्र के रास्ते से भी यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार बढ़ा, और अमेरिका की खोज की गई थी। उस समय अमेरिका की खोज की गई थी। आगे देखिए, और इसके अंदर क्या बताया गया है, अमेरिका की खोज के साथ ही क्या हुआ, 15वीं शताब्दी के अंदर जो 15 जो सेंचुरी आई थी, उसके अंदर क्या हुआ, एक
नया व्यापार आया जिसे दास व्यापार कहा गया। देखिए बेटा, दास व्यापार क्या होता है? दास व्यापार के अंदर क्या होता है, इसके नाम से भी पता लग रहा है, इसके अंदर क्या है, वस्तुओं का लेन देन नहीं होता था। इसके अंदर डायरेक्ट इसका इंसानों की बिक्री होती थी। जो नौकर होते थे, दास होते थे, जो गरीब थे, जिनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए क्या है, अमीरों की गुलामी करने लगे थे। और हमारे भारत के ऊपर क्या है, 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया। तो अंग्रेज क्या करते थे, जैसे कोई गरीब परिवार था, उसका जो मुखिया होता था वो अपने शरीर को ही बेच देता था। कहने का अभिप्राय, वो अपने आप को ही बेच देता और अंग्रेजों का गुलाम बन जाता था। और इसके अंदर क्या है, जो गरीब जो था उसको क्या है, $2000 मिलते थे। उसको अंग्रेजों की तरफ से कितने पैसे मिलते थे, $2000 मिलते थे। वो $2000 अपने घर भिजवाता था और वो अपने घर नहीं जाता था। यहाँ तक कि बेटा उसकी पूरी ज़िंदगी ही वहीं निकल जाती थी। उसके जो मतलब वो अपने परिवार को देख भी नहीं पाता था। उसके बच्चे बड़े हो जाते थे, उनकी शादी हो जाती थी, वो अपने बच्चों को देख भी नहीं पाता था। उसकी जो मृत्यु थी वो कहाँ हो जाती थी, वो अंग्रेजों के पास ही रहते रहते ही उसकी मृत्यु हो जाती थी। मतलब इसमें लास्ट लाइन में दिया है, परिजनों को दोबारा देख ही नहीं पाता था। मतलब अपने प्रियजन जो उसके थे, उसका जो परिवार था, वो वहाँ पर दोबारा जा ही नहीं पाता था। वो अंग्रेजों की ही गुलामी करते करते, उनकी नौकरी करते करते वो क्या है, अंग्रेज उसे पैसे देते रहते थे, वो पैसों को अपने परिवार के पास भेजता रहता था और वो अपने परिवार के पास वापस आ ही नहीं पाता था, वहीं उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो ये उस समय बड़ा गंदा व्यापार था, जिसे दास व्यापार का नाम दिया गया था। और ये कई सालों तक ये व्यापार चला था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या है, देखिए हर चीज़ का अंत आता है। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। उसके बाद जो पुर्तगाली आए, फिर डच, स्पेनिश, अंग्रेज, मतलब इन सब ने क्या है हमारे ऊपर क्या है बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाए हम भारतीयों के ऊपर। क्योंकि भारत क्या था, शुरू से ही गरीब देश था। पहले तो क्या है, सोने की चिड़िया कहलाता था भारत। लेकिन जब इन ये सभी बाहर के जो ये पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, अंग्रेज, इन्होंने क्या हमारे देश का जो सोना था वो लूट लूट कर अपने देशों में लेकर, इसलिए हमारे देश को बिल्कुल गरीब बना गया। तो धीरे धीरे करके क्या है, हर चीज़ का एक अंत होता है। तो उसके बाद देखिए कब कब कहाँ कहाँ पर ख़त्म हुआ। 1792 में डेनमार्क में, मतलब हर जगह फैल गया था ये जो दास व्यापार था। 1807 में ब्रिटेन में और 1808 में अमेरिका में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। जो दास प्रथा थी इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। तो ये बीच में थोड़ा सा टॉपिक आया था दास व्यापार के बारे में, दास प्रथा के बारे में। अब देखिए आगे, देखिए जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बाद जो कच्चा माल था, जैसे कच्चे माल में क्या था, अनाज, मांस, ऊन की मांग, ये सारी चीज़ें क्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे क्या कच्चे माल की जो वैल्यू थी वो घटने लगी थी और जो मतलब तैयार माल था उसकी डिमांड बढ़ने लग गई थी। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हो, जो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले देश थे वो महत्वपूर्ण नहीं रहे, क्योंकि जो कच्चा माल था, मैंने अभी बताया जो कच्चा माल था, अब उसकी डिमांड कम हो गई थी और अब क्या है, लोग सब तैयार माल को खरीदने की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता जा रहा था। तो ये था बेटा। इसी दौरान क्या हुआ, इसी दौरान एक गैट जैसी संस्था बनी। जो गैट जैसी संस्थाओं ने, जो बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO बना, जो शुल्क को घटाने जिन्होंने सहायता की थी। अब WTO के बारे में भी हम इस चैप्टर में ही आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है अस्तित्व में क्यों है, मतलब इसके पीछे भी इसकी एक हिस्ट्री है। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो उत्पादन में ही विशिष्टीकरण का परिणाम है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो क्या है, उत्पादन में ही विशिष्टीकरण का, ये इस लाइन को ध्यान से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल का जो व्यापार होता था वो उसके अंदर क्या है, विविधता पाई गई थी। विशिष्टीकरण अलग अलग प्रकार की विविधता पाई गई थी। विश्व की अर्थव्यवस्था को ये लाभ पहुँचाता था, लेकिन हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था वो वस्तुओं सेवाओं की तुलना में लाभ और परिपूर्णता के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो ये सिद्धांत था वह व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। तो आधुनिक समय के अंदर जो व्यापार है वो विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है और यही राष्ट्र की विदेश नीति से भी संबंधित है। अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार नहीं होता तो क्या होता कि जो देशों के साथ जो व्यापार होता है वो धीरे धीरे करके क्या है, ख़त्म हो जाता और वो उसका जो लाभ मिलता था वो ख़त्म हो जाता। तो अब देखिए इसके पीछे क्या है, इसके पीछे कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो क्या है, उसके व्यापार के कुछ मूलभूत आधार हैं, कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। तो क्या क्या हैं, सबसे फर्स्ट है बेटा राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता।
तो देखिए इसके अंदर इस पॉइंट में क्या बताया गया, इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। इसमें आपके अलग अलग 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के अंदर क्या बताया गया है, राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या है कि हर एरिया के अंदर बेटा हर एक एरिया के अंदर हम सारी चीज़ों को ग्रो नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अब अपने भारत के अंदर ही ले लीजिए, जब जितने भी स्टेट्स हैं, कोई भी ऐसे स्टेट नहीं जिसका सारी फसलों को ग्रो किया जाता है, क्योंकि हर फसल के लिए क्या है, अलग मिट्टी की ज़रूरत होती है, अलग जलवायु की ज़रूरत होती है, अलग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। तो और कोई फसलें ऐसी जो खारे पानी में होती है, कोई फसल ऐसी है जो मीठे पानी में होती है। तो इस प्रकार से राष्ट्र के अंदर जो संसाधनों की भिन्नता है वो भी क्या है, व्यापार को बहुत अधिक प्रभावित करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब जो गेहूं है वो क्या है बेटा, ऐसे जो चावल है वो ऐसे एरियाज़ के अंदर ज़्यादा होगा जहाँ पर पानी ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि केवल चावल ही एक ऐसी फसल है जो क्या है, खड़े पानी के अंदर जिसे ग्रो किया जाता है। अब जो खड़े पानी का मतलब क्या है, उसको हर समय पानी से, जो उसकी धान की जो खेत होते हैं उनको हर समय पानी से भिगो कर रखना पड़ता है, उनमें पानी को भर के रखना पड़ता है। अगर उनमें पानी की कमी रह जाएगी तो क्या है, चावल खराब हो जाएगा, तो चावल नहीं सही तैयार नहीं हो पाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से अब जहाँ पर क्या है पानी की अधिकता ज़्यादा होगी, वहीं पर क्या है, चावल का प्रोडक्शन भी, उत्पादन भी ज़्यादा होगा। उसी प्रकार से अब जो ऊन है, ऊन क्या है बेटा, वो अपने जहाँ पर जो ठंडे इलाके हैं वहीं पर क्या है, ऊन का उत्पादन भी अधिक किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, भेड़ पालन वगैरह अधिक होता है। अब भेड़ वगैरह क्या है, जो जानवर हैं वो भी क्या है, हर प्रकार के जानवरों को अलग अलग एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। अब अगर हम ये सोचें कि हम भेड़ को अपने हरियाणा में लाकर हरियाणा में ले आएँ, यहाँ पर उसका वो करें, उनको पालें और उससे ऊन प्राप्त करें, वो ठीक है, हम छोटे लेवल पर कर सकते हैं। बट जो उनको एक्चुअल जो उनका एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो वहीं पर ही जाकर, वो मतलब ठंडे इलाकों में जाकर ही वो अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे। उसी प्रकार से जैसे चाय है, कहवा है, कॉफ़ी है, ये सारे उत्पादन क्या है, ये कहाँ पर होते हैं, पहाड़ी इलाकों में, यानी कि सीढ़ी नुमा जो खेत होते हैं वहाँ पर इनके ऊपर पानी रुकना नहीं चाहिए। देखिए कोई फसल ऐसी है जिसमें खड़ा पानी चाहिए, रुका हुआ पानी चाहिए, लेकिन कोई फसल ऐसी जिसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। इनको ढलाव वाले, इनके लिए ढालदार मतलब सीढ़ी नुमा खेत बनाकर या ढलाव वाले क्षेत्रों के अंदर, जहाँ पे ढलाव होता है, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पर क्या है, इन चीज़ों को उत्पादन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है बेटा, राष्ट्रीय संसाधन में भिन्नता होती है। तो इसी वजह से क्या है, राष्ट्रीय संसाधन भिन्नता की वजह से अलग अलग हमारे भारत के अंदर अलग अलग भौतिक संरचनाएं हैं, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग मिट्टी है। तो इस वजह से क्या है, हर क्षेत्र के अंदर अलग अलग चीज़ों को ग्रो किया जाता है। तो ये इस चीज़ के अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, बहुत अधिक महत्ता दिखाता है। तो ये वाला पॉइंट है बेटा आपका, इसका जो आधार था। नेक्स्ट आता है बेटा आपका, देखिए जो मैंने आपको अभी बताया था वो पॉइंट इसमें दिया गया है। जैसे केला है, रबड़ है, कहवा है, ये सारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं, और जो ऊन का उत्पादन कहाँ होता है, ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। ओके बेटा, आगे देखिए अब जनसंख्या, सेकंड पॉइंट है जनसंख्या कारक। जो जनसंख्या कारक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका सांस्कृतिक, फर्स्ट वन इज सांस्कृतिक, और सेकंड है जनसंख्या का आकार। अब देखिए मैं आपको दोनों ही समझा रही हूँ। सांस्कृतिक का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है कि कोई लोग क्या है किसी कार्य के अंदर कुशल होते हैं, कोई लोग किसी कार्य के अंदर कुशल होते हैं। तो जहाँ पे जैसे अब इसमें एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन है वो चाइना के ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर हम सोचें कि हम उनको अपने यहाँ इंडिया के अंदर ग्रो कर ले, तैयार कर ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वहाँ की जो मिट्टी है वो वहीं पाई जाएगी, वो हमारे भारत में नहीं पाई जाएगी। ऐसे बहुत सारे एरियाज आप अपने भारत के अंदर ही ले लीजिए, कोई एरिया है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कोई एरिया किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब जैसे जो पीतल के बर्तन है वो क्या है, रेवाड़ी के बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। पानीपत के जो मतलब अलग अलग एरियाज़ के अंदर वहाँ के संस्कृति के अकॉर्डिंग, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग एरिया के अंदर ही तैयार की जाती हैं। तो इसी प्रकार से जैसे आगरा के हैं पेठे बहुत प्रसिद्ध हैं, अगर हम कितनी ही कोशिश कर लें हम वैसे पेठे हम यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बाहर के ही एग्जाम्पल डालो, आप अपने इंडिया के एग्जाम्पल भी, अपने भारत के भी अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग चीज़ों को तैयार किया जाता है, तो वो एग्जाम्पल भी आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे चाइना के क्या है, चीनी मिट्टी के बर्तन हैं, और उत्तरी अफ्रीका में क्या है, चमड़े का काम जो क्या है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस प्रकार से अलग अलग एरियाज़ के अंदर वहाँ की संस्कृति के अकॉर्डिंग क्या अलग अलग प्रकार
के जो है चीज़ें हैं वो उसको ग्रो कर सकते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट दिया गया बेटा जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या के आकार में देखिए क्या होता है, सघन बसाव, यानी कि जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा अधिक है वहाँ पर तो क्या है, बाह्य व्यापार को कम किया जाएगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा, जहाँ पर जो जनसंख्या अधिक है, जहाँ पर जनसंख्या का आकार अधिक है वहाँ पर क्या है, बाहर का व्यापार कम होगा। अब इस पॉइंट को समझिए, जनसघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होगा जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है। ऐसा क्यों है देखिए, क्योंकि जैसे आप हमारे भारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारे भारत की जो जनसंख्या है बहुत अधिक है। अब जिन चीज़ों का उत्पादन हम लोग यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले तो देखिए बेटा हम अपने भारत के ही देशों की, भारत के लोगों की तो पूर्ति करेंगे उस चीज़ से, उसके बाद ही तो हम बचा हुआ बाहर देंगे। जैसे अब हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब हम रात को जो हमारे पास जो हम खाना वगैरह बनाते हैं घर में सब लोगों का खाना बनाकर जो लास्ट में जो आटा बच जाता है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके घर से ही दे रही हूँ ताकि आपको वो समझने में ईजी हो जाए। तो जो लास्ट में जो आटा बचता है हम उसका क्या करते हैं, उसका हम गाय वगैरह, उसके लिए हम कुत्ते की रोटी बना देते हैं। अब जो बचा हुआ आटा हम उसी की बनाते हैं ना, ये ऐसा तो नहीं हम सबसे पहले कुत्ते की रोटी बना कर रख देते हैं, नहीं। तो वही चीज़ें पहले हम अपनी आपूर्ति करते हैं, पहले हमारी खुद की पूर्ति हो जाती है, उसके बाद जो बचा हुआ सामान होता है वो हम बाहर बेचते हैं। तो वही चीज़ इसके अंदर, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो क्या है, बाहर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, वो सब कुछ अपने अंदर ही अपने घर के अंदर ही यूज़ हो जाएगा। तो और जब जहाँ पर जनसंख्या कम होती है और वहाँ उस वस्तु का उत्पादन अधिक हो रहा है तो नेचुरल सी बात है बेटा, वहाँ पर क्या वो चीज़ एज इट इज़ बची रहेगी और इस वजह से क्या उस चीज़ को बाहर भेजा जाएगा। अगर जनसंख्या कम है तो वहाँ पर जो चीज़ है वहाँ पर क्या है, बाह्य जो व्यापार है वो अधिक फ्रूटफुल होता है। ज़्यादा जनसंख्या वाले में क्या हो, आंतरिक व्यापार अधिक होता है और कम जनसंख्या वाले में बाह्य व्यापार अधिक होता है। बस आप इस 2 पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना। ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्या है, आर्थिक विकास की प्रावस्था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या बताया गया, आर्थिक व्यापार की प्रावस्था में देखिए क्या बताया गया है। इस पॉइंट में देखिए आर्थिक विकास की प्रावस्था, इसके अंदर क्या है कि देशों की जो आर्थिक विकास है, मतलब कोई गरीब देश है तो क्या है वो उसी तरीके की वस्तुओं का उत्पादन करेगा, जो अमीर देश है वो उसी प्रकार की। तो जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा मतलब विकासशील देश है तो क्या उसी अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही वो वस्तुओं को तैयार करेगा, और अगर विकसित देश है तो क्या है महंगी वस्तुओं को तैयार करेगा। तो नेचुरल सी बात है बेटा, देखिए अगर महंगी वस्तु अगर हम तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, लागत भी ज़्यादा आएगी, उसके अंदर पैसा भी ज़्यादा लगेगा और वो चीज़ क्या है उसको महंगी दामों के अंदर ही वो उसे बेचेगा ताकि उसे जितना उसने लागत लगाई है वो सारा पैसा उसे वापस मिल सके। तो ये जैसे अब जो जहाँ पर क्या है मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो वो क्या है कच्चे माल को उनका प्रोडक्शन करके मटेरियल तैयार करते हैं। और जैसे हमारे भारत जैसे गरीब देश के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या है कच्चा माल की ज़्यादा भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये देश गरीब है, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं। बड़ी बड़ी मशीनें क्या है यूरोप में, अमेरिका में, जापान में, तो ऐसे देशों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें, वहाँ से क्या है वस्तुओं को तैयार करवा के फिर अपने देश के अंदर मंगवाया जाता है। तो वो कहलाती है आर्थिक विकास की व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश की सीमा में क्या बताया गया है, जो विदेशों का जो निवेश है वो विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। जैसे किसी के पास क्या है खनन होता है, खान जो होता है जिसके अंदर ये जो गहरी खानों को खोदने के लिए भी क्या है बहुत सारे कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, बड़ी बड़ी मशीनों की ज़रूरत होती है। तो ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेट कर रहा है कि अगर हमारे पास पैसा अच्छा होगा, पैसा अधिक होगा तो क्या है हम उस चीज़ को हम अच्छे लेवल के ऊपर हम अपने प्रोडक्शन को तैयार कर सकते हैं। और अगर हम गरीब हैं, हमारा देश गरीब है, तो क्या है हम सिर्फ कच्चे माल तक ही सीमित होकर रह जाएंगे, हमारे पास तैयार माल को तैयार करने के लिए कोई भी मटेरियल नहीं होगा। तो ये था बेटा आपका। और इसी के अंदर लास्ट पॉइंट है आपका परिवहन भी देखिए इस चीज़ को बहुत अधिक प्रभावित करता है। परिवहन क्या है, जैसे माल तैयार कर लिया, जो लंबी दूरी का जो माल होता है वो पुराने समय में तो क्या होता था रेल के द्वारा, समुद्र के द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा। और प्रशीतन देखो बेटा क्या होता है,
जो ठंडी वस्तुएं होती हैं उसे प्रशीतन कहा जाता है। जैसे जो खराब होने वाली चीज़ें होती हैं उनको क्या है, ठंडे उसको मतलब उसके लिए क्या है, ठंडी, जैसे रेल के अगर थ्रू ले जा रहे हैं तो उसके अंदर एक उसका जो पूरा एक ब्लॉक है वो क्या है, ठंडा होना चाहिए। अगर आप जहाज़ के थ्रू ले जा रहे तो उसके अंदर भी एक कॉलम उसका ठंडा होना चाहिए। वायु परिवहन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी क्या है, मतलब फ्रीजर टाइप में एक चीज़ होनी चाहिए ताकि वो चीज़ ख़राब ना हो सके, तो वो परिवहन कहलाता है। तो ये था बेटा परिवहन का टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग आ रही है बेटा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। इस पॉइंट को देखिए बेटा, जो इसके अंदर क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष। तो इसके इम्पोर्टेंट जो पक्ष हैं वो क्या क्या हैं, इसके फेवर में क्या क्या हैं, तो 3 मेन इम्पोर्टेंट पक्ष बताए गए हैं। कौन कौन से? सबसे फर्स्ट है व्यापार का परिमाण। परिमाण में देखिए क्या होता है, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक जो तोल होता है वो तो उसका परिमाण कहलाता है। मतलब जैसे कोई चीज़ जब हम तोलते हैं तो वो उसका क्या, माप या परिमाण कहलाता है। लेकिन व्यापार का परिमाण देखिए बेटा क्या होता है, ये तो क्या हो गया, सिर्फ परिमाण कहलाएगा, उसका मतलब भार, वो कितनी भारी है, जैसे 1 किलो की है, 2 किलो की है, ठीक है। लेकिन जो व्यापार का परिमाण होता है वो क्या होता है, देखिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में माना जाता है। इस पॉइंट को बेटा ध्यान से समझना। देखिए सिर्फ वस्तु को जब तोला जाता है, उसका जो तोल होता है, माप होता है, वो तो उसका परिमाण कहलाता है, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, ठीक है। लेकिन व्यापार का परिमाण क्या होता है, परिमाण होता है व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को, सेवाओं से मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, उसके ऊपर जो लागत आ रही है, एक्स्ट्रा जो चार्जेस आ रहे हैं, जैसे परिवहन की लागत आ रही है, मशीनों का जो खर्चा आ रहा है, जो मजदूर लगाए थे मजदूरों का जो खर्चा आ रहा है, वो सब कुछ मिलाकर जो होता है वो क्या कहलाता है, वो व्यापार का परिमाण कहलाता है। इसको ध्यान से समझना बेटा, ये दोनों में खाली परिमाण और व्यापार का परिमाण, इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। ये आपका बेटा फर्स्ट पॉइंट था। अब देखिए सेकंड पॉइंट है व्यापार संयोजन। व्यापार संयोजन के अंदर देखिए क्या बताया गया है, व्यापार संयोजन में बताया गया है कि पुराने समय में क्या होता था, पहले प्राथमिक उत्पादों को व्यापार किया जाता था, मतलब कच्चे माल का उत्पादन होता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, इसका रूप परिवर्तित हो गया। अब आजकल आप लोग देखते हैं हर चीज़ क्या है, पैकिंग में आने लग गई है। अब बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाओगे तो आपको हर चीज़ वहाँ पे क्या है, पैक मिलेगी, कोई भी चीज़ आपको खुली नहीं मिलेगी। तो इस लोगों का रुझान क्या है, इस तरफ बढ़ता जा रहा है। अब हम सभी क्या हैं, जैसे अगर हमें कहीं यात्रा पर जाना है, अगर हमें कहीं घूमने फिरने जाना है, तो हम वहाँ पे खुला माल लेकर जाकर खुश नहीं हैं। हम वहाँ पर क्या है, तैयार माल, मतलब पैकिंग वाली चीज़ों को हम ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। तो ये क्या है, धीरे धीरे व्यापार का क्या संयोजन हो रहा है, मतलब उसका ना परिवर्तन आ रहा है। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे इसके अंदर भी परिवर्तन आता जा रहा है। तो वो क्या कहलाता है बेटा, व्यापार संयोजन कहलाता है। ओके, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है व्यापार की दिशा। अब ये भी देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा में देखिए क्या बताया गया है, पुराने समय में क्या होता था, जो व्यापार होता था वो कुछ एरियाज तक ही सीमित होता था। पुराने समय में मतलब व्यापार को जो मतलब जहाँ से व्यापार किया जाता था वो लोग वहीं तक ही सीमित रह गए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या है, जो व्यापार की दिशा है उसके अंदर परिवर्तन आता जा रहा है। अब जो व्यापार है वो धीरे धीरे क्या है, बहुत सारे एरियाज में फैल गया। 19वीं शताब्दी में जो व्यापार होता था वो उसमें प्रत्यावर्तन मतलब उसमें परिवर्तन हुआ है। उस समय क्या सिर्फ यूरोपीय देशों तक ही व्यापार को सीमित, यूरोप तक ही सीमित रखा गया था। बड़े बड़े जो देश जैसे यूरोप है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर क्या बड़े बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे थे। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, जो व्यापार था वो विश्व के व्यापार के रूप में प्रसिद्ध हो गया और धीरे इसका ना बहुत तेजी से उन्नति हुई। और जो यूरोप का उपनिवेश था वो समाप्त हो गया और धीरे धीरे अब क्या है, भारत, चीन और इसके अलावा जो पहले क्या विकासशील जो देश थे उनका तो कहीं नाम ही नहीं था। लेकिन अब जो विकासशील देश है वो भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की श्रेणी के अंदर आ गए हैं। अब वो भी क्या है, व्यापार की दिशा के अंदर शामिल हो गए हैं। तो वो कहलाती बेटा व्यापार की दिशा। पहले जो व्यापार होता केवल दो मतलब सीमित एरिया में ही होता था, सिर्फ विकसित देशों के साथ होता था। लेकिन अब जो व्यापार है वो किसके साथ, विकासशील देशों के साथ भी व्यापार होने लग गया है। आगे है बेटा नेक्स्ट हेडिंग है व्यापार संतुलन। अब व्यापार संतुलन के अंदर देखिए, व्यापार संतुलन में क्या बताया गया है, इसके अंदर भी देखिए वही है कि व्यापार संतुलन क्या होता है कि एक देश के द्वारा जब अन्य देशों को आयात और निर्यात की गई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का मतलब परिमाण जो होता है वो क्या कहलाता है, व्यापार का संतुलन कहलाता है। जैसे इसके अंदर
इसको ध्यान से समझो बेटा। इसके अंदर दो प्रकार के, एक तो इसमें दो प्रकार का बताया गया है, एक तो ऋणात्मक और एक धनात्मक। एक तो ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। तो ऋणात्मक और धनात्मक का क्या, देखिए जब हम कोई चीज़, आयात का मतलब होता है अपने देश में लेकर आना, निर्यात होता है अपने देश से बाहर भेजना। तो जैसे आयात, आना, आ से आयात और आ से ही आना, ऐसे आप ध्यान रख लें। आयात मतलब आना, मतलब हम जब कोई बाहर से कोई चीज़ हमारे देश में आती है तो वो क्या है, आयात कहलाती है। जब हमारे देश की कोई चीज़ बाहर जाती है तो वो निर्यात कहलाती है। तो इसमें क्या बताया गया, व्यापार का संतुलन कैसे होता है। जब देखिए बेटा, अगर हमने कोई चीज़ अपने देश में मंगवाई है, ठीक है, अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर हमने कोई चीज़ अपने देश में मंगवाई है और जो चीज़ हम बाहर भेज रहे हैं, अगर इन दोनों का जो संतुलन है, मतलब जो खर्चा है वो इक्वल है, तो वो क्या है, धनात्मक कहलाएगा। मतलब अगर हमने 100 रुपये की चीज़ बाहर भेजी है और अगर हम 100 रुपये की चीज़ खरीद कर अपने देश में ला रहे हैं तो क्या है, वो क्या है, धनात्मक कहलाएगा। इस पॉइंट को समझना ध्यान से। इसमें ना तो हमें लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है। लेकिन अगर हम चीज़ तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 100 रुपये की, लेकिन हम खरीद रहे हैं 500 रुपये की, मतलब हम निर्यात तो कर रहे हैं 100 का, लेकिन हम बाहर से मंगवा रहे हैं 500 का, तो इसके अंदर क्या हुआ, हमें 400 रुपये का घाटा हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो संतुलन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर निर्यात का मूल्य आयात की तुलना में अधिक है तो क्या है, वो मतलब भेजी हुई चीज़ का मूल्य आने वाली चीज़ की तुलना में अधिक है, यानी कि अगर जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसमें हमें फ़ायदा हो रहा है तो क्या है, वो धनात्मक है। लेकिन जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो ज़्यादा महंगी है तो उसके अंदर क्या है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये व्यापार का संतुलन कहलाता है। ओके बेटा, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो कितने प्रकार का होता है, तो इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो इंटरनेशनल जो व्यापार है वो क्या है, 2 टाइप का होता है। तो देखिए बेटा, कौन कौन से टाइप्स हैं इसके अंदर, 2 टाइप्स कौन कौन से हैं इसमें। तो 2 प्रकार का जो व्यापार है उसको देखिए। सबसे फर्स्ट आता है बेटा द्विपार्श्विक व्यापार और सेकंड आता है बहुपार्श्विक। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है, जब 2 देशों के अंदर व्यापार होता है, जब सिर्फ 2 देशों के अंदर व्यापार होता है तो उसे द्विपार्श्विक व्यापार कहते हैं। समझ में आया बेटा, मैंने बहुत आसान समझाया इसको। जब सिर्फ 2 देशों के बीच में, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, द्विपार्श्विक व्यापार कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये क्या है, अमेरिका है और ये क्या है, इंडिया है। जब सिर्फ इन दोनों देशों के बीच में व्यापार हो रहा है, इसके अंदर कोई तीसरा नहीं है, तो क्या कहलाएगा, द्विपार्श्विक। यानी कि जब 2 देशों के बीच में व्यापार होता है तो वो द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। लेकिन जब देखिए, लेकिन जब क्या होता है, लेकिन जब व्यापार क्या है, ये तो सिर्फ 2 के बीच में था। लेकिन बहुपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक का मतलब है बहुत सारे, यानी कि इसके अंदर जब बहुत सारे देश आपस में व्यापार करते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, ठीक है, ये सारे क्या हैं और ये इधर ये क्या है, जी। तो मतलब मैंने एग्जांपल दे रही हूँ। अब देखिए जो ए है वो जी के साथ, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, इसके अंदर जो व्यापार कर रहा है वो सी भी कर रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा इसको। और इसके अंदर डी भी कर रहा है, ई भी और एफ भी, मतलब सभी क्या है, मिलकर किसके साथ कर रहे हैं, जी के साथ। अब जो खुद जी है वो भी क्या है, कभी वो बी के साथ कर रहा है, कभी ए के साथ कर रहा है, कभी डी के साथ। तो इस प्रकार से जब पूरा एक जाल सा बन जाता है तो वो क्या कहलाता है बेटा, बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा, जब सिर्फ 2 देशों के साथ व्यापार होता है तो वो क्या कहलाता है, द्विपार्श्विक, और जब बहुत सारे देशों के साथ व्यापार होता है तो वो क्या कहलाता है, बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। तो बेटा ये हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।